नमस्ते। पता है इतिहास ना, वो कोई एक सीधी साधी सपाट कहानी नहीं होती। असल में ये तो अलग अलग नजरियों और व्याख्याओं का एक मैदान जंग है, जहां हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को लिखने की इसी लड़ाई को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब अतीत तो एक ही है, तो फिर उसकी इतनी अलग अलग कहानियां क्यों सुनाई जाती हैं? इसका जवाब पता है किस बात में छिपा है? इस बात में कि इतिहास को देखा कैसे जाता है। सोचिए जरा, हर इतिहासकार ना एक खास लेंस या यूं कहें कि एक चश्मे से अतीत को देखता है। अब ये लेंस ही तय करता है कि कौन सी घटनाएं जरूरी हैं, कहानी का हीरो कौन है और विलन कौन। और बस यहीं से जन्म होता है अलग अलग कहानियों का। तो आज हम इन्हीं अलग अलग लेंसों को समझेंगे। हम साम्राज्य बनाम राष्ट्र की बहस से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि असली संघर्ष क्या था, नीचे से इतिहास की आवाजें सुनेंगे और आखिर में आर्थिक समीकरण पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास लिखने की शुरुआत होती है दो बहुत बड़ी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानियों के टकराव से। एक तरफ थे साम्राज्य के समर्थक और दूसरी तरफ उनके ठीक सामने खड़े थे राष्ट्र के हिमायती। तो ये थी वो सबसे पहली और बड़ी बहस। एक तरफ औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल स्कूल का मानना था कि अरे भाई, ब्रिटिश शासन तो एक मॉडर्नाइजिंग फोर्स था, उसने भारत को एक किया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा, नहीं, ये आधुनिकीकरण नहीं था, ये तो भारत का सीधा सीधा आर्थिक शोषण था। ये जो औपनिवेशिक लेंस था, वो कुछ मुख्य विचारों पर टिका था। सबसे पहले तो उनका एक ओरिएंटलिस्ट नजरिया था कि भाई भारत एक पिछड़ा ठहरा हुआ समाज है। फिर वो कहते थे कि ब्रिटिश राज ने पैक्स ब्रिटानिका यानी शांति और व्यवस्था कायम की। तीसरा, सोशल डार्विनिज्म का सहारा लेकर वो खुद को नस्लीय तौर पर बेहतर मानते थे। और आखिर में ये आइडिया कि भारत को सभ्य बनाना व्हाइट मैन्स बर्डन यानी उनकी जिम्मेदारी है। अब इस औपनिवेशिक कहानी के जवाब ने दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और बाद में जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े राष्ट्रवादी विचारकों ने एक जबरदस्त जवाबी कहानी गढ़ी। और उन्होंने ये हवा में बातें नहीं की, उन्होंने बाकायदा तथ्यों और आंकड़ों से ये साबित करने की कोशिश की कि ब्रिटिश राज भारत के लिए कितना ज्यादा विनाशकारी था, खासकर आर्थिक मोर्चे पर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जल्द ही इतिहासकार सिर्फ इस साम्राज्य बनाम राष्ट्र की बहस से आगे सोचने लगे। उन्होंने एक ज्यादा गहरा सवाल पूछना शुरू किया। इस दौर का असली संघर्ष था क्या? क्या ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच की थी या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था? अब ये बहुत दिलचस्प है कि असली संघर्ष को लेकर भी तीन अलग अलग विचार सामने आए। मार्क्सवादियों ने कहा कि असली लड़ाई औपनिवेशिक शासकों और उनकी प्रजा के बीच की थी, एक तरह का वर्ग संघर्ष। वहीं कैम्ब्रिज स्कूल का कहना था कि नहीं, असली लड़ाई तो भारतीयों के बीच ही थी, अपने एलीट्स के बीच सत्ता की होड़। और फिर एक तीसरा सांप्रदायिक दृष्टिकोण था, जिसने इस पूरे संघर्ष को हिंदू बनाम मुसलमान का धार्मिक विरोध बना दिया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो आरपी दत्त की किताब इंडिया टुडे ने इसे काफी लोकप्रिय बनाया। इनका मानना था कि इतिहास को आगे बढ़ाने वाली ताकत है वर्ग संघर्ष। तो इस नजरिए से भारत का संघर्ष असल में औपनिवेशिक मालिकों और उनकी शोषित भारतीय जनता के बीच का संघर्ष था। लेकिन देखिए, इतिहास में कोई भी विचार आखिरी नहीं होता। इन दृष्टिकोणों की भी आलोचना हुई। जैसे जाने माने इतिहासकार सुमित सरकार ने दत्त के काम को मार्क्सवादी वर्ग विश्लेषण का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड या सरलीकृत वर्जन कहा। तो इससे यही पता चलता है कि इतिहास हमेशा से एक बहस, एक बातचीत का ही विषय रहा है। और फिर आया कैम्ब्रिज स्कूल, और इन्होंने तो एक बहुत ही, कह सकते हैं कि विवादास्पद विचार सामने रख दिया। उनका कहना था कि ये जो भारतीय राष्ट्रवाद है ना, ये कोई ऊंचे आदर्शों वाली चीज नहीं थी, ये तो बस सत्ता और फायदे के लिए भारतीय एलिट्स के बीच की एक होड़ थी। उन्होंने इसे एनिमल पॉलिटिक्स तक कह डाला। फिर 1980 के दशक तक आते आते इतिहास लिखने के तरीके में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। इतिहासकारों को ये एहसास हुआ कि अरे, अब तक जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं वो तो सिर्फ राजाओं, बड़े नेताओं और एलीट्स की हैं, लेकिन उन आम लोगों का क्या? हाँ बिल्कुल, उन करोड़ों आम लोगों का क्या, जो इन बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच बस अपनी जिंदगी जी रहे थे। वो किसान, वो मजदूर, वो आदिवासी, वो महिलाएं। इतिहास की किताबों में उनकी कहानी कहाँ थी?
और इसी सवाल से जन्म हुआ सबाल्टर्न दृष्टिकोण का। रंजीत गुहा जैसे इतिहासकारों ने एक नई राह दिखाई। उन्होंने कहा कि अब हमें एलीट्स के इतिहास से परे जाकर आम जनता यानी सबाल्टर्न का इतिहास लिखना होगा, और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं पर केंद्रित इतिहास की कड़ी आलोचना भी की। और इसी तरह एक और बहुत जरूरी आवाज उठी, नारीवादी दृष्टिकोण की। इसने इतिहास में महिलाओं की उस भूमिका को सामने लाया जिसे भुला दिया गया था। इसने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान को दिखाया, बल्कि उन सामाजिक अत्याचारों और संपत्ति के अधिकारों से उन्हें कैसे दूर रखा गया, इन मुद्दों को भी उजागर किया। ये वो बातें थीं जिन्हें अक्सर पुरुष इतिहासकारों ने नजरअंदाज कर दिया था। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले दृष्टिकोण पर। ये कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ लाता है, उपनिवेशवाद के आर्थिक समीकरण को एक एकदम अलग ही नज़र से देखकर। तो ये लिबरल और नियो लिबरल विचार क्या कहता है? इनका तर्क ये है कि भारत जैसे उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करने से कुल मिलाकर ब्रिटेन के आम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर चलिए समझते हैं कि ये तर्क है क्या। तो देखिए, उनका तर्क कुछ इस तरह से चलता है। ब्रिटेन ने भारत को कच्चे माल और अपने सामान के लिए बाजार की तरह इस्तेमाल किया। अब इसके लिए ब्रिटेन ने भारत में बहुत बड़ा निवेश किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा ब्रिटेन में लग सकता था वो भारत चला गया, और नतीजा ब्रिटेन में ही नए उद्योगों का विकास धीमा पड़ गया। तो इस नजरिए से देखें तो उपनिवेशवाद ने लंबे दौर में खुद ब्रिटेन को ही नुकसान पहुंचाया। तो इन सभी दृष्टिकोणों को देखने के बाद सबसे जरूरी बात क्या समझ आती है? वो ये है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जीवंत, सांस लेती हुई बहस है, एक बातचीत है, जहां हर अलग लेंस हमें अतीत की एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। तो एक बार फटाफट देखें तो हर लेंस एक अलग सच्चाई पर फोकस करता है। औपनिवेशिक लेंस औचित्य ढूंढता है, राष्ट्रवादी लेंस प्रतिरोध की कहानी सुनाता है, मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष को देखता है, सबाल्टर्न आम जनता की आवाज बनता है, नारीवादी लिंग के मुद्दे को केंद्र में लाता है, और कैम्ब्रिज स्कूल एलीट्स के आपसी संघर्ष को दिखाता है। और ये सब हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब हम आज अपने इतिहास को देखते हैं तो हम सब अनजाने में कौन सा चश्मा पहने होते हैं, और वो चश्मा हमें क्या देखने पर मजबूर करता है और क्या चीजें हमारी नजरों से ओझल कर देता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।